हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसे देखेंगे आज। ठीक है, और ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, अगर इस पर रिस्पांस अच्छा है तो सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। चलो देखो, चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों, जो बड़ी यूनिट है ना, जो मेन अपने को पढ़ना है, वो क्लास 12 में क्या पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मेन ना हमें 12th में इसी को पढ़ना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, ये किसके साथ डील करता है, डील्स विथ चार्ज। अब बच्चों, जो ये जो चार्ज है ना, इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये जो चार्ज है वो रेस्ट में होगा, तो चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, या तो ये चार्ज आपका मोशन में होगा, तो चार्ज एट मोशन। जब आपका चार्ज रेस्ट में होगा ना, तो इस यूनिट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ठीक है, फिर हम चार्ज मोशन में गए, तो मैंने कहा मोशन भी दो तरह से हो सकता है। या तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन, या तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, या तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन, या तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब मैंने कहा अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन में है ना, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ आपको मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ देखो, जब आपका चार्ज रेस्ट में है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड मिलेगी, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब अगर चार्ज आपका एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी, और साथ में EMW, BMW नहीं, EMW का मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो वापस सुनना, जो मेन यूनिट हमें पढ़ना है 12th में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये चार्ज के साथ डील करता है। चार्ज या तो रेस्ट में होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिस यूनिट का पूरा क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और अगर आपका चार्ज मोशन में है, तो या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, या तो एक्सेलरेटेड मोशन में। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीनों मिलेगी। समझ आ रहा है आपको। तो आज जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। तो हमें कौन सी यूनिट पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों आओ आगे चलते हैं। अब ना, जो हमें सबसे पहले चीज पढ़नी है इस चैप्टर में, वो है चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि व्हाट इज अ चार्ज, एक चार्ज क्या होगा, तो आप बोलोगे चार्ज, भैया चार्ज क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। मैं वापस पूछता हूँ, चार्ज क्या होगा, भैया चार्ज वो होता है जो या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल। मैं वापस पूछता हूँ, चार्ज क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया पता नहीं। सुनो, जैसे आपने ना मैटर पढ़ा है, मैटर, तो मैटर की कितनी प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। लेकिन बच्चों, मैटर की कंप्लीट डेफिनेशन ये होती है कि मैटर के पास बेस भी होगा, मास भी होगा, और तीसरा मैटर के पास क्या होगा, चार्ज। यानी जो चार्ज है ना, वो एक मैटर की प्रॉपर्टी है। अब जरा ध्यान से देखना, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है ना, वो मैटर के अंदर होती है। तो इन तीनों को बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या बोलोगे आप इसको, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है जो अंदर होती है। तो मैंने कहा चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अच्छा, चार्ज की वजह से क्या होगा, या तो मैटर किसी दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा, या तो किसी दूसरे को रिपेल, ड्यू टू विच अ मैटर ईदर अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैटर। क्या ये बात क्लियर है। चार्ज मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे या तो वो किसी दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करे, या तो किसी दूसरे मैटर को क्या करे, रिपेल करे। ठीक है, तो ये हो गई चार्ज की प्रॉपर्टी। कभी आपसे पूछे चार्ज का सिंबल क्या होगा, सिंबल ऑफ चार्ज। तो चार्ज का सिंबल होता है, या तो आप ऐसे दिखा दो, या तो आप ऐसे दिखा दो। कभी आपसे पूछे इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप बोलोगे उसको बोलते हैं कूलम। क्या बोलोगे आप उसको, कूलम, और C से दिखाओगे। ठीक है, अच्छा, और क्या पूछेगा, जो चार्ज होता है वो किस टाइप की क्वांटिटी है, तो चार्ज है स्केलर क्वांटिटी।
चार्ज क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछेगा, तो आपसे ये पूछेगा कि कितने तरह के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आप बोलोगे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछेगा, तो और आपसे ये पूछेगा कि जो सेम सेम चार्ज है उनका क्या होगा। तो जो सेम चार्ज है, जो सेम चार्ज है, जैसे मैंने कहा या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव नेगेटिव, तो जो सेम होते हैं ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अपोजिट चार्ज या फिर अनलाइक चार्ज, तो जो अनलाइक चार्ज है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वापस समझो, चार्ज जो है वो मैटर की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, किसी दूसरे मैटर को, ठीक है। चार्ज का सिंबल क्या होगा, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम, सिंबल सी। क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जो सेम चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे, जो अपोजिट चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहां से एक डेफिनेशन अपने को समझनी है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इसका क्या मतलब है, मैंने कहा यहाँ पे ये है फर्स्ट बॉडी और ये आपकी क्या हो गई, सेकेंड बॉडी, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ से ना कुछ चार्ज यहाँ चला गया, तो अगर यहाँ से कुछ चार्ज इसमें गया है ना, तो थोड़ी देर बाद आप ये देखोगे जब यहाँ से क्यू का ट्रांसफर हुआ है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, तो कुछ देर बाद पता है आप क्या देखोगे कि मास ऑफ बी इंक्रीजेस, मास ऑफ बी क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैंने कहा अगर किसी बॉडी में चार्ज आता है ना तो उसका मास बढ़ गया, और जिस बॉडी से चार्ज जा रहा है उसका मास घट जाता है, समझ लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर किसी बॉडी में चार्ज जा रहा है तो उसका मास बढ़ेगा, तो मैंने कहा जो चार्ज है ना वो हमेशा किसके साथ आता है, मास के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का मास बढ़ गया तो उसमें चार्ज आ गया, ठीक है। तो सीधा मतलब ये है कि अगर चार्ज होगा तो मास होगा, लेकिन अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता। सिंपल अपने को याद रखना है, चार्ज होगा तो मास होगा, लेकिन अगर मास है तो चार्ज है तब भी सही है, नहीं है तब भी सही है, ठीक है। इसे नोट करो, ठीक है, हो गया, मिटा दूं। अच्छा, अब बच्चों देखो यहाँ पे ना हमें एक कॉमन सा डिफरेंस देखना है चार्ज और मास के बीच में। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ चार्ज और एक तरफ लिख देता हूँ मास, ठीक है। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि जो चार्ज होता है, चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मास है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। क्या आपने कभी ऐसा देखा है मास इक्वल टू -2 kg, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। दूसरा, जो चार्ज होता है ना वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब है डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। इसका पता क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझो। ये कोई बॉडी है, ठीक है, और अभी ये रेस्ट पे, अभी किस पे है, रेस्ट। अब ना ये मोशन में चली गई, अब किस में चली गई, मोशन। तो सिंपल सी बात है, आपको भी दिख रहा है कि जैसे ये रेस्ट से मोशन में चली गई, यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ गई, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ी, क्या इसके चार्ज में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। अगर यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज था तो यहाँ पे अभी भी कितना होगा, 5 कूलम का चार्ज। तो चार्ज इज इनवेरिएंट, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है। लेकिन जो मास है, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। अच्छा, अब आप बोलोगे इसको प्रूफ करो कैसे, तो ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ये वाला देखो, ये होता है मास, ये m0 है ना जो, इसको कहता हूं रेस्ट मास, ठीक है। और ये जो है ये है स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और ये जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब मैंने कहा एक बात बताओ, जैसे जैसे आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, जैसे जैसे आपने पार्टिकल की स्पीड बढ़ा दी, क्या ये वाली वैल्यू बढ़ गई? अगर ऊपर वाली वैल्यू बढ़ गई तो ऑल ओवर ये वाली वैल्यू बढ़ गई। अगर 1 से देखो
सिंपल सी बात है। मैंने कहा जैसे जैसे मैं v बढ़ाऊंगा ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, और मैंने कहा ये वाली वैल्यू अगर बढ़ गई तो 1 से अब बड़ी वैल्यू माइनस होगी, तो जो 1 से जब बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो ऑल ओवर नीचे छोटी वैल्यू बनी, और अगर नीचे छोटी वैल्यू बनी ना तो मास बढ़ गया। सिंपल आप ये याद रखो कि अगर मास मतलब वेलोसिटी बढ़ता है तो मास बढ़ता है, वेलोसिटी घटता है तो मास भी क्या घटता है। तो मैंने कहा मास स्पीड पर डिपेंड करता है लेकिन चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। तो ये 2 पॉइंट्स है, इसे नोट करो, ठीक है, मिटा दो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी में जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में रहेगा। अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है तो सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है in an isolated system net charge remains same। इसका पता क्या मतलब है? एक एग्जांपल से समझो। ये है बॉडी ए, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे पहला चार्ज था +2 कूलम और यहाँ पे दूसरा चार्ज था -6 कूलम, ठीक है। अब इसको ना मैंने शेक कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, शेक कर दिया और मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया। अब मैंने कहा अब क्या होगा, तो मैंने कहा जो आपको फर्स्ट चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 कूलम और आपसे पूछा है यहाँ पे दूसरा चार्ज कौन सा होगा। तो आप बोलोगे देखो मैंने कहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से यहाँ पे नेट चार्ज क्या बना, नेट चार्ज। तो आप बोलोगे नेट चार्ज निकालने का सिंपल तरीका है कि इनको सीधा सीधा जोड़ दो लेकिन इनके साइन के साथ। तो मैंने कहा पहला चार्ज है +2 और दूसरा क्या है -6, तो 2 - 6 यानी नेट चार्ज क्या हो गया -4 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे जितना नेट चार्ज है यहाँ पे भी उतना ही होगा। यहाँ का नेट चार्ज निकाल दो, तो मैंने कहा पहला है 1 प्लस ये नहीं पता तो ये बोल दिया x। अच्छा ये भी नेट चार्ज है तो ये वाला नेट चार्ज इसी के तो बराबर होगा, है ना। तो ये किसके बराबर हो गया, -4 के। तो x -4 -1 यानी ये क्या हो गया -5 कूलम। यानी जो ये वाला चार्ज आपसे पूछा था ये असल में कितना गया, -5 कूलम। समझ आया करना कैसे? अब ध्यान से देखना बच्चों, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। मतलब अगर आप ये बोलोगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सही है, ये हमें कैसे पता? तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए ना उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सही माना गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है वो ये कहती है कि जो भी आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हो ना ये इसलिए पढ़ते हो क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए ना ये बात हमेशा सच हुई है। तो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू, ठीक है। इसे नोट करो, हो गया क्या, मिटा दो। अच्छा अब ध्यान से देखना, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो बच्चों देखो कोई भी जो बॉडी है ना, कोई भी जो मैटर है, मैटर के अंदर क्या होगा, चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी मैटर के अंदर चार्ज जो होगा ना वो किस फॉर्मेट में होगा, चार्ज के फॉर्मेट की बात करता है। मैंने कहा इसके अंदर जो टोटल चार्ज है, मान लो टोटल चार्ज है Q, तो ये होगा ना, ये बराबर होगा N × E, जहां पे Q तो आपका टोटल चार्ज है, N हो गया आपका इंटीजर और E हो गया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 ELE, इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग यही है ना, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन कभी पूछे तो मैं ये बोलूंगा द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों ये जो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है ना इसी को मैं फंडामेंटल चार्ज भी बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, फंडामेंटल चार्ज। तो इसका क्या मतलब है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना वो इस दुनिया का सबसे छोटा ऐसा चार्ज है जो कि स्टेबल है। दोबारा सुनना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है जो स्टेबल है। चार्ज तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता कितना है, तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो आगे क्या आ गया, माइनस, ठीक है। तो मैंने कहा ये ना चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये है स्मॉलेस्ट पॉसिबल
स्टेबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेबल चार्ज। कभी आपसे ये क्वेश्चन आए कि क्या 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं होता? तो हाँ, होते तो हैं। जैसे ना कुछ चीजें होती हैं, क्वार्क्स, ये एक होता है e/3 और एक होता है 2e/3। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैंने कहा ये तो e है और ये e से भी छोटे हैं, e से भी छोटे हैं और e से भी छोटे हैं, तो मैंने कहा ये जो क्वार्क है ना, ये स्मॉलर देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉलर देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटे तो हैं लेकिन ये स्टेबल नहीं है। लेकिन फंडामेंटल चार्ज की ये डेफिनेशन है सबसे छोटा होना चाहिए जो स्टेबल है। तो मैंने कहा सबसे छोटे तो क्वार्क हैं लेकिन ये स्टेबल नहीं है, तो इससे बड़े कौन से हैं? तो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना, वो इस दुनिया का सबसे छोटा ऐसा चार्ज है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऐसा चार्ज है जो कि स्टेबल भी है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या नाम रख दिया हमने? इसका क्या नाम रख दिया? फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से छोटे तो हैं बट अनस्टेबल। तो बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब है कि किसी भी मैटर के अंदर जो नेट टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन होती है द टोटल चार्ज ऑफ अ मैटर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इस नोट करो। तो बच्चों आगे चलेंगे। अब आगे अपने को क्या देखना है? अभी मैंने आपको द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझाया। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो। तो ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि क्या किसी बॉडी को क्या आप इतना चार्ज दे सकते हो? कैन अ चार्ज ऑफ दिस कूलम बी गिवन टू अ बॉडी? तो जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन ही है एप्लीकेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो हमने पढ़ा ना, उसका एप्लीकेशन होगा कैसे? तो मैंने कहा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो होगा n इंटू ई, जहाँ पे e क्या होता है? जहाँ पे n आपका क्या होगा? इंटीजर, और e क्या होगा? फंडामेंटल चार्ज। e क्या होगा? फंडामेंटल चार्ज। क्या होता है फंडामेंटल चार्ज? तो भाई कुछ नहीं होता, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है बच्चों? तो मैंने कहा बताओ जरा कितने चार्ज की बात हो रही है? तो आपने कहा इतने चार्ज की। तो जो Q है, Q की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। उसको यहाँ रखो, तो Q इक्वल टू n इंटू ई। Q कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अच्छा, n पता नहीं, E कितना है? तो E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब मैंने कहा देखो कूलम से कूलम कट गया। ठीक है, अब ये जो है ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो गया? डिवाइड में। तो 8 इंटू 10⁻⁻18, नीचे क्या आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एक किसके बराबर है? n के। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों 1.6 और 8। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 10। अब 8 1 जा 8, 2 जा 2, 1 जा 2, 5 जा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा? 5 इंटू 10⁻⁻18, और नीचे क्या बचा है? 10⁻⁻19। ये 10⁻⁻19 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 10⁻+19। ठीक है, अब मुझे बताओ 10 तो ये सीधा 10⁻19 - 18, तो कितना बच गया? 5 इंटू 10⁻1, या सीधा 50 आ गया। सीधा कितना आ गया? 50। तो मुझे बताओ n की कितनी वैल्यू आ गई? 50। अब मुझे बताओ ये जो 50 है क्या ये इंटीजर है? तो हाँ भाई, जो इंटीजर होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट वगैरह नहीं हो सकता। तो क्या ये पॉइंट में आंसर है? नहीं, ये तो प्रॉपर आंसर है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये इंटीजर है। ये वैल्यू क्या है? इंटीजर। तो बच्चों जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें करना ही होता है कि ना आपको Q की वैल्यू गिवन होती है, E आपको पता होता है, और N निकालो। तो मैंने कहा अगर जैसे आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा कि क्या इतना चार्ज इस शरीर को दे सकते हो, तो आपने कहा पता नहीं, करके देखते हैं। कैसे करोगे? आपने कहा देखो चार्ज वार्ज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि जो N है ना वो एक इंटीजर है। तो मैंने कहा जब मैं सॉल्व करके N की वैल्यू निकालूंगा और वो N की वैल्यू अगर इंटीजर आ गई तो हाँ ये चीज पॉसिबल है, और अगर N की वैल्यू इंटीजर नहीं आई तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। बात समझे? इसे नोट करो। हो गया क्या? मिटा दूं? ठीक है, ठीक है। अब एक और सवाल करो। अब ये करो, कैन अ चार्ज ऑफ 23E पॉसिबल? ये क्वेश्चन है, क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? तो आपने कहा देखो यार
मुझे पता है कि जो Q होता है वो किसके बराबर होता है Ne, और अगर यहाँ पे चार्ज की बात है तो ये किसकी वैल्यू दी है, चार्ज की। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 23E, यहाँ रख दो। तो मैंने कहा Q की वैल्यू है 23E और यहाँ पे कितना है, N इंटू E। अब बताओ E और E कट गया तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 23। तो हाँ भाई ये चीज पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि N की वैल्यू किस में आ गई, इंटीजर में। बात समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं आपसे ये सवाल पूछता, कैन चार्ज ऑफ 1.6E पॉसिबल? तो आप कहते देखो Q की वैल्यू क्या होती है, N इंटू E, ये हो गया 1.6E, ये हो गया N इंटू E, इससे कट गया, कितना आ गया 1.6। ये जो 1.6 है ना, इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज नॉट एन इंटीजर। क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो जो ये है ना, ये नॉट पॉसिबल है। ये कैसा है, नॉट पॉसिबल। तो इसमें ना दो ही तरह के सवाल बनते हैं। एक सवाल में ना लास्ट में आपको ई दे देगा और दूसरे सवाल में आपको कुलम दे देगा। तो जब कुलम करना है, जब कुलम का क्वेश्चन आएगा तो पीछे वाले की तरह करना है, लेकिन ई वाला आएगा तो ऐसे करना है, ठीक है। नोट करो, ठीक है, मिटा दें। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल है बच्चों, और ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। जो आपकी एनसीईआरटी है उसका ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एनसीईआरटी का। वो ये कहता है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एक बॉडी से बाहर जा रही है, मूव आउट फ्रॉम अ बॉडी। अच्छा, एक बॉडी से जा रही है तो कहाँ जा रही होगी, दूसरी बॉडी में, टू अनदर बॉडी, ठीक है। और कितने में, तो पर सेकंड, हर एक सेकंड में इतना चार्ज निकल के कहीं और जा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बताओ जरा, एक कूलम्ब चार्ज के ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। कैलकुलेट हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है। समझ आया। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट बॉडी है और यहाँ पे क्या है, सेकंड बॉडी। यहाँ से एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज इसमें जा रहा है। तो जब एक कूलम्ब चार्ज चला जाएगा तो कितने टाइम में जाएगा, ये सवाल है। सवाल समझे, ठीक है। अब मैंने कहा बताओ जरा, चार्ज यहाँ पे कितना गिवन है, तो गिवन चार्ज कितना है, तो चार्ज है आपका 10 की पावर 9 E, इतना चार्ज है। अब मैंने कहा ये जो इतना चार्ज है ये कितनी देर में जा रहा है, तो एक सेकंड में। तो सबसे पहले इस चार्ज की वैल्यू सॉल्व करें। तो मैंने कहा जो Q है वो है 10 की पावर 9 इंटू E। अच्छा, E क्या होता है, E की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब मैंने कहा 10 की पावर प्लस 9 माइनस 19, तो 19 में से 9 गए, कितने बचे, 10। तो जो Q है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर 10, लेकिन कौन सा साइन, माइनस का। तो मैंने कहा ये किस में आ गया, आपके कूलम्ब में। बात समझे। अब मैंने कहा इतना चार्ज इस बॉडी से जाके इस बॉडी में जा रहा है, कितने टाइम में, एक सेकंड में। तो मैंने कहा कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्ब जा तो रहा है, लेकिन कितने सेकंड में जा रहा है, एक सेकंड में। तो मैंने कहा जब इतना चार्ज एक सेकंड में बाहर जा रहा है तो मुझे कितने चार्ज की वैल्यू चाहिए, एक कूलम्ब की। तो मैंने कहा एक कूलम्ब कितने में जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10। देखो कुछ नहीं किया, इस पूरे को नीचे भेज दिया। तो मैंने कहा एक कूलम्ब की वैल्यू आ गई। और सवाल में बोला ये था कि अगर इतना चार्ज एक सेकंड में जा रहा है तो एक कूलम्ब चार्ज कितनी देर में जाएगा, तो भाई इतनी देर में जाएगा। अब मैंने कहा यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पे क्या आ गया, ये, ठीक है। तो एक कूलम्ब हो गया 10 इंटू, ये ऊपर चला गया तो ये हो गया 10 की पावर प्लस 10 अपॉन 16। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने कहा ना एक, अब देखो क्या है, ये हो गया आपका। देखो अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो 2 5 2 8, ठीक है, ठीक है। फिर अगर आप इसको काटो तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका 0.625, ठीक है। और ये आ गया 10 की पावर 10। तो अब मैंने कहा पॉइंट को ना एक डिजिट आगे पहुंचाता हूँ, तो मैंने कहा 6.25 और इसकी एक पावर कम, 10 की पावर 9। ये तो पता है ना आपको कि जब मैं पॉइंट को एक डिजिट आगे पहुंचाता हूं तो एक पावर कम हो जाती है। तो मैंने कहा एक कूलम्ब चार्ज के ट्रांसफर होने में मेरे को लगेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9। और ये बताओ ये सब किस में चल रहा था, तो किस में चल रहा था बताओ जरा, सेकंड्स में। तो ये किस में जाएगा, सेकंड्स में। तो सवाल ने ये पूछा था कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक सेकंड में, तो एक कूलम्ब कितनी देर में जाएगा। तो मैंने कहा गिवन चार्ज ये था, ई की वैल्यू रख के मैंने कूलम्ब में निकाला। अब मैंने कहा इतना चार्ज एक सेकंड में जा रहा है तो एक कूलम्ब इतनी देर में जाएगा। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया और मैंने कहा एक कूलम्ब चार्ज के ट्रांसफर होने में 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड्स लगेंगे।
जब आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसको लिखा हुआ है अप्रॉक्स 200 ईयर्स। क्या लिखा हुआ है? अप्रॉक्स 200 ईयर्स। तो ना आप इतना ही छोड़ देना, ठीक है, समझ आया? तो बच्चों अब देखेंगे कि देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा, उसके बाद हमने समझा व्हाट इज चार्ज, उसके बाद हमने समझा कि चार्ज के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे, उसके बाद हमने समझा कि ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू, इसका क्या मतलब है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। किसी भी बॉडी में जितना नेट चार्ज है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, और फंडामेंटल चार्ज होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। किसको फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो कि सबसे छोटा पॉसिबल स्टेबल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन से छोटे होते हैं क्वार्क, वो छोटे तो हैं, स्टेबल नहीं है। तो हमें वो चार्ज चाहिए जो छोटा भी है और स्टेबल भी। तो जो छोटा और स्टेबल दोनों है उसको द फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, और वो कौन है? द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फिर हमने कहा एप्लीकेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, समझ गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि ना आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ना अब हमें किसी किसी बॉडी को चार्ज करना है, कैसे करोगे? तो जो वेज ऑफ चार्जिंग, तो सबसे पहला जो वेज होता है ना वो होता है बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय क्या? कंडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है अगर मुझे किसी, अच्छा बच्चों सबसे पहले ना चार्जिंग का मतलब समझो। चार्जिंग का क्या मतलब है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। जो नेगेटिव चार्ज है ना उसको इलेक्ट्रॉन बोलोगे। क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, वो सवाल ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर किसी बॉडी में अ बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज, अ बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा अगर कोई बॉडी थी जो कि पहले ऐसे थी लेकिन बाद में उसमें कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो उस बॉडी में क्या आ गए होंगे? तो आपने कहा अगर ये बॉडी पहले न्यूट्रल थी, पहले कैसी थी? न्यूट्रल, लेकिन अब कैसी हो गई? नेगेटिव। तो इस बॉडी के अंदर क्या आ गए होंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या हो गया होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर मैं बोल दूं इसमें आ गए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या आ गए? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं आपसे ये बोलूं कि एक बॉडी है जो कि पहले न्यूट्रल थी लेकिन अब इस पे आ गए पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या आप ये बोलोगे कि भैया देखो जब न्यूट्रल से नेगेटिव गया तो इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो जब ये न्यूट्रल से पॉजिटिव गया तो क्या इसको प्रोटॉन्स मिल गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन है ना ये मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव। जो पॉजिटिव है नॉट मूव, ये कभी मूव नहीं करता। समझ गए? तो मैंने कहा अगर किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ गया इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन चले गए। सुनो, अगर मेरे को नेगेटिव चार्ज आ गया तो मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए, और अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मेरे से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो मैंने कहा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना तो इसने इलेक्ट्रॉन का लूज किया, और जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसको उसकी हो गई डेफिशिएंसी, तो उसको हो गई डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाय कंडक्शन का क्या मतलब है? तो मैंने कहा ये है आपकी एक न्यूट्रल बॉडी। ये आपकी क्या है? न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी का, अब कभी आपसे ये सवाल है कि न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब है? दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन, न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब है कि ना उस पे पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, या फिर न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो आंसर है न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मतलब है, मतलब दोनों है लेकिन बराबर में। अब मैंने कहा इसको ना चार्ज करना है, इसको क्या करना है? चार्ज। तो ना मैं यहाँ पे एक चार्ज बॉडी ले आऊंगा। जैसे मैं इसको ले गया और ये है नेगेटिव चार्ज बॉडी। कैसी बॉडी है? नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। और मैंने ना इसको इससे टच करा दिया तो मैंने कहा ये है फर्स्ट बॉडी और ये क्या थी? सेकंड। ये यहाँ पे क्या था? नेगेटिव। अब मैंने कहा अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव कहाँ चला जाएगा? ये नेगेटिव उसमें चला जाएगा। बात क्लियर है? ये वाला नेगेटिव कहाँ चला जाएगा? उसमें चला जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चलेगा तो इसको क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे ही इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये वाली जो बॉडी थी ये पहले कैसी थी? न्यूट्रल, लेकिन अब कैसी हो गई? नेगेटिव। तो जो ये वाली बॉडी थी ना इसको बाद में देखोगे तो ये कुछ ऐसी दिखेगी।
नेगेटिव चार्ज के साथ। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो क्या समझा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने कहा अगर इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो ऐसे किया, लेकिन अगर इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो कैसे करोगे। तो मैंने कहा अगर इस बॉडी को आपको पॉजिटिव चार्ज करना होता तो ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है और ये आपकी क्या है। तो मैंने कहा जिस बॉडी से मैं इसको टच कराता वो कैसी होती, पॉजिटिव होती। कैसी होती, पॉजिटिव। बात समझे। अब मैंने कहा अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ से आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन आते तो ये कैसा हो जाता, नेगेटिव, और अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कैसा हो जाता, पॉजिटिव। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। ये जो था बच्चों, ये था आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। बना दो फटाफट। हो गया, मिटा दो। अब जो दूसरा है बच्चों वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। जो दूसरा है आपका, ये समझ गए ना, ये भी मिटा रहा हूं। दूसरा है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहला था चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका क्या मतलब है, तो मैंने कहा ये आपकी न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है, ये आपकी क्या है, न्यूट्रल बॉडी, और यहाँ पे आप ले आओ एक नेगेटिव बॉडी। अब मैंने कहा ये जो है ये जैसे जैसे इसके पास जाएगा ना, अब आप क्या देखोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, किसमें चले गए, इसमें। लेकिन बच्चों ये जो है ना, ये कंडक्शन नहीं है। कंडक्शन में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स का असलियत में ट्रांसफर होता है। इंडक्शन का मतलब है बस उसके पास ले जाओ। तो ना इसको आप इसके पास ले गए, जस्ट पास ले आए। तो मैंने कहा ये न्यूट्रल बॉडी थी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो मैंने कहा ना देखो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे इसके सारे प्रोटॉन्स आ गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अगर इस साइड पॉजिटिव चार्ज है तो उधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये अभी भी न्यूट्रल बॉडी है, ये स्टिल कैसी है, न्यूट्रल। जस्ट क्या हुआ कि पहले जो न्यूट्रल था ना वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ में मिक्स थे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साथ में मिक्स था। लेकिन इस नेगेटिव ने इधर ना पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया और इधर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा इसको वापस अलग कर दो, इसको वापस अलग कर दो। तो जब आप इसको वापस अलग करोगे तो ये ऐसा है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा ना इसको ना किसी न्यूट्रल बॉडी से चिपका दो, इसको किसी न्यूट्रल बॉडी से चिपका दो। ये है आपकी न्यूट्रल बॉडी। तो जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है तो ये बताओ जब ये चिपक जाएगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, ठीक है। तो मैंने कहा जो ये वाली बॉडी थी इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरी वाली बॉडी थी उस पर कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। बात समझ रहे हो। ये था पहला केस, ये क्या था, पहला केस। दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में भी वही होता है कि मैंने कहा यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से, इस जगह से, इस जगह से। तो मैंने कहा बॉडी पे इंड्यूस हो गया था, इधर क्या आ गया था, पॉजिटिव, और इधर क्या आ गया था, नेगेटिव। अब मैंने कहा ऐसे ये जो बॉडी है ये पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, मैंने कहा क्या मैं इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। कुछ नहीं करना, इसकी अर्थिंग कर दो, इसकी क्या कर दो, अर्थिंग, इसकी क्या कर दो, अर्थिंग। अब बच्चों आपको एक बात पता है, जो अर्थ होता है ना, जो अर्थ होता है उसको कहते हैं द ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ के पास इतना ज्यादा चार्ज है कि उसको आप कितना भी चार्ज दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितना भी चार्ज निकाल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओशन में, समुद्र में जाके मैं एक गिलास, एक बाल्टी, एक टंकी पानी निकाल ही दूं तो क्या फर्क पड़ता है, उस पर इतना सारा पानी है। सेम ऐसे ही जो अर्थ है ना उसको बोला जाता है ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पे है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने कहा देखो ये जो अर्थ है ना ये इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगी। तो चलो भाई नेगेटिव आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। अब मैंने कहा पहले मतलब पहले ये कैसी थी, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बाद में क्या हुआ, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए ना, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो अब ये कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट केस में बॉडी कैसी चार्ज थी, पॉजिटिव, और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो ऐसे कर दो, ठीक है। इसे नोट करो जल्दी, ठीक है। और जो तीसरा है बच्चों, जो तीसरा है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जो तीसरा मेथड है उसका नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जो तीसरा मेथड है उसका नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दो बॉडीज हैं, दोनों को रब कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, रब। तो बच्चों होगा क्या, अगर आप दो बॉडीज को रब करोगे तो बनेगी थर्मल एनर्जी। क्या बनेगी, थर्मल एनर्जी। और ये जो थर्मल एनर्जी है ये किसे मिलेगी, तो जो भी जो बॉडीज है ना इनकी आउटर मोस्ट सरफेस पे जो एटम्स होंगे उन सरफेस की जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें मिलेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल
इलेक्ट्रॉन गेट्स दिस एनर्जी, और वो इस एनर्जी को देके बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव आउट फ्रॉम बॉडी। और एक बात बताओ ना बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन शरीर से बाहर चला गया तो उस पर चार्ज नहीं आ गया ना पॉजिटिव वाला, तो इलेक्ट्रॉन मूव आउट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो मैंने कहा इस तरह से जो बॉडी है उसको क्या मिल गया, तो बॉडी एक्वायर चार्ज। इस तरह से उसको क्या मिल गया, बॉडी एक्वायर चार्ज। जैसे ये दो बॉडीज हैं, अब इनको आपस में रब कर दो, ठीक है। अब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरे में चले जाएंगे, तो मैंने कहा इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पे कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव, इस पे आ गए, इस पे कौन सा आ गया, नेगेटिव। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ऐसे होता है।